हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र शर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 12वीं की सेकंड यूनिट से संबंधित साझेदारी फर्म के लेखांकन के मूल कुछ तत्व जो हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के बारे में समझाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान करके सुनेंगे और समझेंगे कि आखिरकार साझेदारी फर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेखांकन के कार्य और उससे संबंधित थ्योरी किस प्रकार से आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी आपको प्रश्न है जो आपको बताए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन। तो इसके बारे में आप सबसे पहले देखेंगे क्या कि साझेदारी क्या होती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है कि साझेदारी क्या है। साझेदारी साझा व्यवसाय, व्यवसाय का एक ऐसा स्वरूप जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी भी वैध व्यवसाय को करने का निर्णय लेते हैं और उस व्यवसाय के लिए ये लोग आपस में जो तय हुआ है अपनी पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं और फिर एक प्रकार के व्यवसाय को आरंभ करते हैं और फिर व्यवसाय करने के बाद जो कुछ उसका नतीजे के रूप में लाभ या हानि जो कुछ प्राप्त हो रही है उस लाभ को आपस में निश्चित अनुपात में ये लोग बांट लेते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, साझेदारी व्यवसाय। साझेदारी मतलब साझा, एक दूसरे के साथ मिलकर के किसी व्यवसाय को करना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि किसी भी व्यवसाय को करने का मतलब क्या होगा, व्यवसाय की स्वतंत्रता तो होती है लेकिन वैध व्यवसाय को करना, मतलब जिसको कानून के द्वारा मान्यता मिली है, ऐसे व्यवसाय को करने को ही वैध साझेदारी माना जाएगा। नहीं तो साझेदारी क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। तो जैसा कि स्पष्ट रूप में हम स्पष्ट शब्दों में क्या कह सकते हैं, स्पष्ट शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए लिया गया निर्णय है और ताकि भविष्य के लाभों को ये आपस में एक निर्धारित अनुपात में बांट सकें। इस प्रकार के व्यवसाय को क्या कहेंगे, साझेदारी व्यवसाय कहेंगे। तो अब इसकी विशेषताएं देखते हैं जो कि आशय से ही निकलकर सामने आई हैं। तो साझेदारी की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या होता है, जैसे कि आपने आशय में देखा कि कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे तो वो साझेदारी व्यवसाय न होकर के व्यवसाय का स्वरूप बदल जाता है, अर्थात वह एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय कहलाने लगता है। तो पार्टनरशिप के लिए, साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो आपको बता दूं कि साधारण साझेदारी की दशा में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम कम से कम दो और अधिकतम 20 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। लेकिन बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम तो दो ही संख्या रहती है लेकिन अधिकतम 10 साझेदार हो सकते हैं। इसके बाद में जो 2014 में साझेदारी अधिनियम 2014 में जो परिवर्तन आए हो उसमें थोड़ा सा ये आंकड़ों में परिवर्तन आ गया, 50 और 100 ये गिनती चली गई है। लेकिन जो पुराने आंकड़े थे वो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कम से कम दो साझेदार साधारण साझेदारी की दशा में और अधिकतम 20 हो सकते थे, और बैंकिंग साझेदारी की दशा में कम से कम दो और अधिकतम 10 हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता होती है कि पारस्परिक संबंध या अनुबंध। साझेदारी का जन्म या पार्टनरशिप का जन्म जो है अनुबंध से ही होता है। जब तक साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध न हो जाए पारस्परिक रूप से, तब तक साझेदारी को अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता। साझेदारी को अस्तित्व में अगर लाना है तो अनुबंध का होना जरूरी है, अर्थात साझेदारों के मध्य जो है विभिन्न प्रकार के समझौते होना कि लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, कौन कितनी पूंजी लाएगा, ये सारी बातों का तय होना उनके बीच में आवश्यक होता है ताकि भविष्य में व्यवसाय के करने के दौरान जो है किसी भी प्रकार का साझेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो। इसके बाद तीसरी विशेषता होती है वैधानिक व्यवसाय। प्रत्येक साझेदारी की विशेषता होती है कि जो व्यवसाय किया जा रहा है साझेदारों के द्वारा या साझेदार इकट्ठे हुए हैं किसी व्यवसाय को करने के लिए, तो किसी भी व्यवसाय से मतलब केवल वैधानिक व्यवसाय जिसको कानून ने मान्यता देती है, मतलब किसी भी ऐसी वस्तु के व्यवसाय को करने के लिए वो लोग तैयार नहीं होना चाहिए जो कि अवैध हो, जैसे चरस, अफीम, गांजा इत्यादि की अगर तस्करी से संबंधित कोई व्यवसाय किया जा रहा है तो ये इसके लिए साझेदारी व्यवसाय जो वैध व्यवसाय नहीं कहलाएगा
अर्थात इसके लिए पार्टनरशिप को पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। मतलब वैधानिक व्यवसाय जब तक नहीं होगा तब तक जो है साझेदारी नहीं कहलाएगी वो। अगली विशेषता आप देखेंगे कि लाभ विभाजन। साझेदारी की यह विशेषता होती है कि जो साझेदार होते हैं वह आपस में जो लाभ है उसका विभाजन का अनुपात उनका पहले ही समझौते में तय हो जाता है कि लाभ को किस अनुपात में बांटना है, अर्थात बराबर बराबर बांटना है, किसी 1 2 3 के अनुपात में बांटना है, या अन्य कोई अगर अनुपात है पूंजी के अनुपात में बांटना है, तो यह बात पहले से ही तय हो जाती है। मतलब साझेदार आपस में जो फर्म के द्वारा जो लाभ कमाया गया है साझेदारों के द्वारा, तो उस लाभ को आपस में बांट लेते हैं समझौते के आधार पर। फिर अगली विशेषता होती है व्यवसाय का संचालन। साझेदारी व्यवसाय की अगली विशेषता है कि व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा भी किया जा सकता है, और सभी साझेदारों की सहमति अगर हो तो किसी एक साझेदार के द्वारा भी व्यवसाय के संचालन का कार्य किया जा सकता है, मतलब व्यवसाय को चलाने का कार्य किया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा अगर व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है तो जितने भी साझेदार थे सभी की उसमें सहमति होना आवश्यक है। जब तक वो सहमति नहीं देंगे तो एक व्यक्ति व्यापार का संचालन नहीं कर सकता। मतलब सभी व्यक्ति जितने भी साझेदार हैं सभी व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं, या उन सभी की इच्छा अनुसार किसी एक व्यक्ति को संचालन का अधिकार दिया जा सकता है। अगली विशेषता होती है प्रत्येक साझेदार फर्म का क्या माना जाता है, एजेंट माना जाता है। जो साझेदार हैं वह प्रत्येक साझेदार जैसे एजेंट अपने स्वामी के प्रति वफादार होते हैं और मालिक जैसा उनको आदेश करते हैं वैसा ही एजेंट क्या करते हैं, काम करते हैं, ताकि उनको एक निश्चित आधार पर क्या मिले, कमीशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन की प्राप्ति हो। तो ठीक प्रत्येक साझेदार फर्म का क्या माना जाएगा, एजेंट के रूप में कार्य करता है। अर्थात साझेदार जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा फर्म को उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। तो फर्म को लाभ होने का मतलब है प्रत्येक साझेदार को लाभ होना। मतलब प्रत्येक साझेदार पूरी ईमानदारी से फर्म में काम करता है और एजेंट के रूप में काम करता है। अगली विशेषता होती है असीमित उत्तरदायित्व। ध्यान से समझिएगा, साझेदारी व्यवसाय में जो है प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व होता है वह असीमित होता है। असीमित कैसे होता है, मान लीजिए साझेदार के द्वारा पूंजी लगाई गई, व्यवसाय में पूंजी 2 लाख रुपए लगाई गई, व्यवसाय में कोई दायित्व उत्पन्न हो गया, हानि आ गई, अचानक से 5-10 लाख रुपए हानि हो गई, तो सबसे पहले तो चालू वर्ष का जो लाभ है वो पूरा लाभ उस हानि की पूर्ति में ले लिया जाएगा। उसके बाद में साझेदार ने जो पूंजी लगाए थे वह पूंजी भी उस हानि की पूर्ति के लिए ले ली जाएगी। फिर भी अगर दायित्व की पूर्ति नहीं हो पा रही, वो हानि की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो प्रत्येक साझेदार को अपने घर की निजी संपत्तियों को लेकर के आना पड़ता है उस हानि की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या हो गया, असीमित हो गया कि उन्होंने पूंजी लगाई थी तो पूंजी भी गई, लाभ भी गया, और घर की जो निजी संपत्तियां थी वह भी दायित्व की या हानि की पूर्ति के लिए उन्हें लेकर आना पड़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार का दायित्व जो है असीमित होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे, ये तो आपकी साझेदारी से आशय और विशेषताएं होगी। अब हम देखेंगे कि साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख मतलब एक प्रकार का, जैसे कि आपको मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि साझेदारी का जन्म होता है अनुबंध या समझौते से। तो जब साझेदारी का जन्म अनुबंध या समझौते से होता है तो समझौते के अनुसार विभिन्न साझेदारों के मध्य जो है समझौता किया जा रहा है, तो विभिन्न बातों पर सहमति बनेगी। तो उसी को साझेदारी फर्म को चलाने के लिए जो बनाए गए नियमावली है, शर्तें हैं, वह शर्तों का समावेश इस संलेख में होता है। और आपको बतला दूं कि साझेदारी संलेख को बनाना जो है आवश्यक नहीं है, बल्कि क्या है, ऐच्छिक है। अगर साझेदारों की इच्छा है तो वो इसे बना सकते हैं, और अगर साझेदारों की इच्छा नहीं है तो वह इसे नहीं भी बना सकते हैं। तो साझेदारी संलेख में कौन कौन सी प्रमुख रूप से बातें होती हैं, वैसे तो इसमें 20-25 बातों का समावेश होता है, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से जो खास बातें हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। तो सबसे पहला होता है फर्म का नाम व पता। तो फर्म किस नाम से चलाई जाएगी, वह फर्म का स्थायी एड्रेस मतलब पता क्या होगा,
यह साझेदारी संलेख में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी रहती है। फर्म का नाम मतलब किस नाम से चलाई जाएगी और वह फर्म कहाँ पर स्थापित होगी, मतलब उसका मुख्यालय कहाँ पर होगा। फिर अगला होता है साझेदारों के नाम व पद। फर्म में कौन कौन से साझेदार होंगे, कितने साझेदार होंगे, उनके नाम क्या है और उनका स्थायी पता मतलब वह कहाँ पर निवास करते हैं, इसके बारे में जानकारी भी कहाँ पे लिखी होगी, साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी दी गई होगी। तीसरी बात जो इसमें साझेदारी संलेख में समावेश रहता है व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी संलेख में यह बात लिखी रहती है कि व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, मतलब व्यापार कहाँ कहाँ तक फैला होगा, केवल क्षेत्रीय होगा, स्थानीय होगा, राज्यीय होगा, अंतर्राज्यीय होगा, नेशनल रूप में होगा, राष्ट्रीय रूप में होगा या अंतर्राष्ट्रीय रूप में होगा। ये सब व्यवसाय का क्षेत्र की बात है। तो क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ रहेगा यह जो है साझेदारी संलेख में लिखा रहता है। फिर उसके बाद में अगली बात करें हम नए साझेदार का प्रवेश। अगर कोई फर्म में नए साझेदार प्रवेश लेना चाहता है तो इसके संबंध में नियमावली क्या होगी, अर्थात नए साझेदार को कितनी पूंजी लगाना पड़ेगा, गुडविल के रूप में कितना ख्याति की राशि लेकर के आना पड़ेगा, यह सब बातें जो है साझेदारी संलेख में लिखी रहती हैं कि नए साझेदार को प्रवेश देने की क्या दशाएं होंगी, मतलब उसके संबंध में क्या नियम होंगे। फिर साझेदार की पूंजी, प्रत्येक साझेदार की पूंजी कितनी होगी कि साझेदार पूंजी के रूप में कितने साझेदार हैं और प्रत्येक साझेदार कितनी कितनी पूंजी के रूप में राशि फर्म को देगा, मतलब पूंजी लगाएगा। तो इसके बारे में भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। फिर उसके बाद में पूंजी पर ब्याज की बात करें कि पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा, यह बात भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखी रहती है कि पूंजी कितनी कितनी लगाई जाएगी और जो साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाई गई हो उस पर कितना कितना ब्याज भी दिया जाएगा। फिर इसके बाद में फर्म की अवधि की बात करें, फर्म की अवधि क्या होगी, 1 साल, 6 महीने, 4 दिन या 2 साल, तो उतनी अवधि के बाद वो फर्म क्या हो जाएगी, मतलब साझेदारी फर्म का समापन हो जाएगा, अर्थात फर्म साझेदारी जो है समाप्त हो जाएगी। तो फर्म की अवधि स्पष्ट रूप से साझेदारी संलेख में लिखी रहती है कि कितने अवधि तक व्यवसाय किया जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखें कि पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज में आपको ऊपर ही क्लियर कर चुका हूँ। अब इसके बाद में हम देखेंगे आहरण व आहरण पर ब्याज। आहरण का आशय मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था। आहरण का मतलब होता है व्यवसाय के स्वामी, मतलब जो साझेदार है उनके द्वारा अगर कोई राशि निजी उपयोग के लिए निकाली जा रही तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि वो आहरण है, चाहे नगद रूप में निकाल लिया जाए या माल के रूप में निकाल लिया जाए। तो अब ऐसी स्थिति में आहरण अगर कोई साझेदार कर रहा है तो उसको कितना रुपया तक आहरण करने का या माल के रूप में कितना माल फर्म से निकालने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को होगा। और अगर वह जो आहरण कर रहा है उस पर ब्याज क्या फर्म के द्वारा लिया जाएगा, अगर लिया जाएगा तो वो कितने दर से लिया जाएगा, यह बातें भी साझेदारी संलेख में रहती है। फिर अगला देखेंगे हम लाभ हानि विभाजन का अनुपात। लाभ हानि विभाजन का अनुपात क्या होता है कि प्रत्येक साझेदार जो है लाभ हानि को किस अनुपात में विभाजित करेंगे, इसके बारे में भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप में लिखा रहता है कि क्या बराबर बराबर अनुपात में बांटना है लाभ हानि को, या पूंजी के अनुपात में बांटना है, या फिर किसी अन्य अनुपात की, जैसे 2-2-1 के अनुपात में 3 साझेदार हैं तो बांट रहे। तो इस टाइप से अगर किसी भी अनुपात में बांटना है तो उसका स्पष्ट उल्लेख जो है साझेदारी संलेख में किया रहता है। अब इसके बाद में अगला देखेंगे कि वेतन बोनस कमीशन। अगर कोई साझेदार व्यवसाय में मतलब साझेदारी व्यवसाय में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है, मतलब अतिरिक्त वर्क करता है, कोई साझेदार ऐसे हो सकते हैं तो उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में क्या वेतन, बोनस, कमीशन इत्यादि देना है। अगर देना है तो उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में लिखा रहता है। उसी के अनुसार साझेदारों को कुछ को वेतन मिल जाता है, कुछ को बोनस मिल जाता है, कुछ को कमीशन मिल जाता है। ये अतिरिक्त मेहनत के हिसाब से उनको मिलता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कोई साझेदार अगर फर्म से निवृत्त होना चाहता है, साझेदार की निवृत्ति, अगर कोई साझेदार फर्म से क्या होना चाहता है, निकलना चाहता है, निवृत्त होना चाहता है, तो इस कंडीशन में साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि कम से कम कितने दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी फर्म को और उसकी निवृत्ति के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी।
निवृत्ति होगी तो उसको कौन कौन सी राशि भुगतान की जाएगी, पूंजी, ख्याति, उसने जो वेतन, बोनस, कमीशन इत्यादि जो मिलना था वो राशि तो मिलेगी, तो उसको कौन कौन सी राशि दी जाएगी, उससे कौन कौन सी राशि ली जाएगी, ये मतलब कि साझेदार किस प्रकार से फर्म से अगर पृथक होना चाहता, अलग होना चाहता, तो उसके संबंध में नियमावली क्या होगी, इसके बारे में भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से दिया रहता है। अगले वीडियो में मैं आपको जो लेके आऊँगा तो उसमें बाकी की थ्योरी भी लेके आऊँगा, जैसे कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी थ्योरियाँ हैं इस चैप्टर में जो मैं अगली वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ तो मेरे इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें, तथा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।